Hi everyone, welcome back to China classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. मैं एक साथ सब करती हूँ आपके साथ क्योंकि अलग अलग टाइम पर आप देखते हैं। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपका पूरा हिंदी A to Z कंप्लीट करवाऊँगी। आपका स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक पूरा हिंदी कवर करवाऊँगी, जितना भी कुछ हिंदी में दिया है। आपको आता है कि इजी सब्जेक्ट है, इसलिए हम देख लेंगे, पहले शुरुआत करेंगे ताकि हमारा बेसिक जो है और जो ईजी है वो हमारा क्लियर है, एकदम से माइंड से भी क्लियर है कि हम कर लेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि महा मैराथन क्लास होने वाली है, जहाँ पर आपको मैं पूरा हिंदी यहाँ पर कवर करवाऊंगी, ए से लेके जेड तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरा कवर करके बताऊंगी। आप सभी जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका शालिनी क्लासेस में। आज जो भी पहली बार यहाँ पर आ रहा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, तभी आपको अपडेट मिलेगी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बहुत सारे मैंने दे भी दिए हैं, जो टेस्ट हैं वो भी दे दिए हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने भेज दिए, तो वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। और एक काम और करना है, वो है लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदी का पेपर है, देखते हैं कि इसमें पूरा हिंदी एक साथ, संपूर्ण हिंदी का पूरा विषय एक साथ कि यहाँ पर एक से लेके पूरा एंड तक क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। आप पूरा एंड तक देखने का प्रयास करिएगा कि पूरा आप देखें और आपका इस वीडियो से सब कुछ कवर अप हो जाए। हम फटाफट करेंगे। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि आपने देखा था। क्या था? कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग से कुछ सूचना या कुछ पूछना, याद करना, सुनना, ऐसे प्रश्न आए हुए थे। ऐसा टॉपिक एक बेसिक था जिसपे से हमने काफ़ी कुछ देखा था, तो वही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि कहानी क्या होती है। एक प्रश्न आपको आता है कहानी क्या है, कहानी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा 1 नंबर का। तो आपको लिखना होगा कहानी वह विधा होती है जो लेखक किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव, जैसे उसके चरित्र हैं या उसकी शैली है, उसकी कथा विन्यास, सब कुछ उसी के भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी में अक्सर आप देखते हैं कि जब आप उस कहानी को रीड करते हैं तो आपको किसी किसी के बारे में लेखक कोई बात बताता है, कोई दृष्टांत का वर्णन करता है, कोई आंखों देखे घटना का वर्णन करता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें वो बताता है, तो उसमें एक उद्देश्य रहता है। उसे किसमें किसी में चरित्र की बात की गई, किसी में शैली की बात की गई, किसी में कुछ कथाओं की बात की गई है। तो ऐसी चीज़ें हम कथाओं में अक्सर देखते हैं, कहानियों में अक्सर हमें देखने को मिलती। तो कहानी क्या है? एक विधा है। कहानी क्या है? एक विधा है। आगे आइए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देखनी है जिससे हमें ऑब्जेक्टिव बन जाए, हम आसानी से कर ले। आइए मुंशी प्रेमचंद जी की बात को देखते हैं, इन्होंने कहानी के बारे में अपनी क्या सुझाव दिए हैं। कहानी एक ऐसी रचना है, कहानी इन्होंने कहा ये एक ऐसी रचना है कि जिसमें जीवन के किसी एक अंग, जिसमें पूरी जीवन का कोई एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं कि लेखक का उद्देश्य रहता है। मतलब एक कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें किसी एक के बारे में, या कोई गांव होगा, कोई एक गांव होगा, कोई एक परिवार होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक एक विशेष चीज़ के विषय में पूरी कहानी के इर्द, कोई अगर पॉइंट है तो उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। आप समझ रहे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें आपको उस कहानी के अंतर्गत किसी एक के बारे में सारी बातें अपडेट की जाती हैं, उसके लिए उसका उद्देश्य क्या है, उसने क्या किया, उसके प्रयास, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, किसी एक चीज़ पे कार्य करके आपको हर एक बात बताई जाती है। आइए आपको प्रश्न बनेगा कहानी की विशेषताएं बताइए। कहानी की क्या विशेषताएं होती? कोई 2 विशेषताएं लिखिए, आराम से बन जाएगा। आप लिखेंगे कहानी एक छोटी रचना है। जी हाँ, कहानी एक छोटी सी रचनाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे जीवन के किसी पक्ष पर आधारित होती है, क्योंकि हर एक कहानी में कोई ना कोई जीवन से जुड़ा हुआ दृष्टांत या कोई ना कोई बात जो जीवन से जुड़ी है, मनुष्य से जुड़ी है और संसार से जुड़ी है, ऐसी कोई ना कोई बात वहाँ पर जरूर रखी जाती है। हर कहानी इन्हीं सब टॉपिक के इर्द गिर्द नाचती रहती है। आगे बढ़े, आइए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? वास्तविकता की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जो वास्तविकता कभी घटित हुई थी, चाहे वो पहले हुई हो चाहे वो बाद में हुई हो, कहानी के रूप में उसका वर्णन किया जाता है। कहानी के रूप में उसका मार्मिक वर्णन करके वो सारी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि लिखित रूप में जो कुछ भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हमारे पूर्वज हमारे लिए लिख के गए। जैसे हमारे सामने कोई बात आती है, आज हम देख रहे हैं, कल को हम बताएंगे, तो वही अभिव्यक्ति है। ये एक कलात्मक रचना है, लक्ष्य आधारित होती। जी हाँ, क्योंकि कहानी में एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष लास्ट में ज़रूर मिलता है कि आखिर हमको इस कहानी से क्या सीख मिली। कभी कभी आपको पूछ भी लिया जाता है कि आपने कहानी से क्या कुछ सीखा। तो जितनी भी कहानियाँ बनी हैं या जो कुछ भी है वो लक्ष्य निर्धारित जरूर होती है। क्लियर? चौथा पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लिखने को आएगा, आप 2 से 3, यहाँ पे 5 मिनट लिया तो आप आराम से लिख सकते हैं।
कौतूहल और मनोरंजन कहानी के एक आवश्यक गुण। जो ये कोलाहल है, शोर है, खुशी है, मनोरंजन है, ये सब कहानी के बहुत इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। क्योंकि कहाँ कोई कहानी होती है दुख भरी होती, कोई जो है बहुत खुशी वाली होती, कोई उल्लास वाली होती, कोई भाईचारे वाली होती, कोई दया की, कोई प्रेम की, कोई परोपकार की, अलग अलग तरीके के मुद्दों से आपको कहानियां दिखती। तो वो सब क्या है, सब आप कहानी के गुण में मेंशन कर सकते हैं। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कहानी श्रवण के उद्देश्य। कहानी सुनने या सुनाने का जो एक उद्देश्य है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहला पॉइंट है कहानी को विभिन्न प्रकार की छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानी, जीवन दर्शन आदि से परिचय कराना। कहानी आप बच्चे को जब सुनाते हैं, छोटे बच्चों को मेनली कहानियां सुनाई जाती, क्यों सुनाई जाती हैं, दादी नानी की कहानियां क्यों फेमस है, वो इसलिए क्योंकि उनकी कहानी के पीछे कुछ ना कुछ इतना मोटिव रहता है कि वो हमें उस कहानी के थ्रू सिखाएं। क्योंकि अगर हमें वो सिखाना चाहेंगे उस बात को तो हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर कहानी की तरह हमको सिखाई जाएगी तो हम उसको ज़रूर सीख लेते हैं। इसीलिए हमको वो चीज़ सिखाई जाती है। और जीवन दर्शन में बहुत सारे जो उस कहानी में पात्र रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए बच्चों को कहानी मेनली से सुनाई जाती है कि सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी, कुछ सीखें, कुछ सीखने का प्रयास करें कि यहाँ पर देखिए कैसी बातें बताई जा रही हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा, उस कहानी में ये सीख मिली थी, जैसे वो एक चिमटे की कोई कहानी थी, पोता रहता है, ईद का मेला शायद रहता है, तो कुछ पैसे उसको मिलते हैं मेले देखने के लिए, तो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। हामिद या हामिद करके कुछ नाम रहता है, पूरी एग्जैक्टली स्टोरी नहीं याद आ रही, नेम वगैरह, बस ऐसी कोई तो उससे भी एक अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपने उसे बड़ों के लिए जो तकलीफ में या कुछ भी है तो हमें करना चाहिए। तो बहुत कुछ आप सीखते हैं, या किसी ने कुछ बनाया है, कुछ किया है, तो वो चीज़ें हैं। छात्रों में नैतिक मूल्य का ये दादी की स्टोरी को जो है, या किसी को आपको कुछ रुपए मिले हैं तो आप सब में बांट बांट के कुछ सामान को खाओ करो, तो ये सब भी चीज़ें हैं जो सामाजिकता के भी गुण आपको कहानी सिखा देती है। छात्रों में कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना, क्योंकि कहानियाँ अक्सर याद रहती हैं, तो हम जो एक हमारी याद करने की पावर है, जो हमारी स्मरण करने की, या जो हम, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं कभी कभी काल्पनिक भी होती हैं, तो हम उसी तरीके से क्या करते हैं कि जैसे कोई कहानी देखे, मूवी देखे, कुछ भी देखे, तो अपने मन में भी, हमारे मन में भी ऐसे थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं कि क्या हम भी कैसा कभी कुछ कर सकते हैं, या ऐसा कभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पॉइंट थे जो आप कहानी श्रवण के उद्देश्य में बता सकते हैं कि अगर आपका प्रश्न बनता है कि बच्चों को कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है, कोई दो उद्देश्य बताइए, तो आप ये बात वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आइए कहानी कथन के विधियों में दोष। अब इतनी अच्छी बातें हैं तो दोष भी होगा, आइए दोष जानते हैं। बड़ी विधि के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े बच्चों को स्टोरी बनाकर कुछ भी नहीं बता सकते। छोटे बच्चों को तो कुछ भी स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को आप कुछ भी स्टोरी नहीं बता सकते, तो बड़े कक्षा के लिए नहीं अलाउ है। दूसरा है कहानी कथन शैली से रहित शिक्षक द्वारा इसका प्रयोग अप्रभावी और हास्यपद बनाने में सहायक होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब अगर कहानी का प्रयोग करके कुछ भी बना दिया जाता है तो बाद में बच्चे पीछे जो है टीचर के ना रहने पर उस चीज़ का गलत जो है प्रभाव पड़ता है, मज़े लेते हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है अक्सर बड़ी कक्षाओं में। छोटे में फिलहाल नहीं होता है, लेकिन बड़े में मेनली होता है। तो इन सबको भी कहा जाता है कि वहाँ पर सुटेबल नहीं है। कहानी की निष्क्रियता छात्रों के निष्क्रिय श्रोता बना। कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चे को कहानी लगातार रोज सुना रहे, रोज एक कहानी लेके आए, 365 दिन बच्चा कहानी सुनते सुनते थक जाएगा, तो वो एक सिर्फ श्रोता बना देते हैं। वो लोग आते जैसे प्रवचन हो रहा है सुनते हैं, जब तक बच्चे की इसमें एक्टिवनेस नहीं रहे, बच्चा उसमें सक्रिय रूप से एक्टिव होकर कार्य नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। लर्निंग बाय डूइंग हमने इसलिए, क्योंकि करके सीखने से हम ज़्यादा सीखते हैं। क्लियर? तो आप ये सारे दोष उसमें बता सकते हैं। 3 दोष मैंने यहाँ पर आपको दिखाए। आइए बात करते हैं लोक कथा क्या होती है। फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, कॉन्टिन्यूस करते चलेंगे। लोक कथा क्या है? लोक कथा से आप क्या समझते हैं? लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथा क्या होती है? लोक कथा का अर्थ क्या है? ऐसे आपको 2 नंबर का प्रश्न, आपको 1 नंबर का प्रश्न जरूर आ जाएगा, और आया भी हुआ बीते हुए सालों में। अब देखिए क्या है लोक कथा या लोक वार्ता, दोनों सेम है। किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं। एक मानव के वो समूह को, लोगों के उस समूह के एक साझी शेयर की हुई एक विचार है, एक विचारधारा है, जिनमें कथा भी आती है, लोगों के द्वारा कहे गए चुटकुले, लोगों के द्वारा कही गई कहावतें, बहुत अनेक अनेक रूपों में, एक एक मुंह से होते हुए, एक एक गांव से होते, वो अलग अलग जगह में फैल जाती है। क्योंकि वहाँ पर एक कवि सम्मेलन में, या हास्य पद के सम्मेलन में, या कोई प्रवचन हो रहा है कहीं भी, तो वहाँ पर लोग आते हैं, एक दूसरे की बात को शेयर करते हैं। हंसी चुटकुले का कोई माहौल है, वहाँ शेयर करते हैं, तो वहाँ शेयर करते करते वो हर जगह धीरे धीरे करके फैल जाती है। इसके अलावा लोक वार्ता में उस मानव समूह की लोक कलाएं, कभी कभी क्या होता है कि लोक जो शैली होती है, लोक कलाएं जो होती हैं, वो भी लोगों के द्वारा फैल जाती है कि वहाँ पर ऐसा होता है, इस धर्म में को ऐसे निभाते हैं, ये त्यौहार ऐसे मनाते हैं। लोक वस्तु, वहाँ पर इस त्यौहार पर ये गीत गाया जाता है, यहाँ पर ये गीत गाया जाता है, तो लोक उत्सव वहाँ पर इस राज्य में ऐसे मनाया जाता है, उस देश में ऐसा मनाया जाता है।
इस जिले में ऐसा है, उस राज्य में ऐसा होता है। तो ये सारी बातें कोई गया है देख के, कोई घूमने गया है कहीं भी कहता है, ऐसे लोगों के द्वारा कह कह के ये आगे आगे बढ़ती चली जाती है, जहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। आपको ये प्रश्न जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट देखिए, लोक कथा की विशेषताएं क्या, आप ये प्रश्न बनेगा तो आप उत्तर में बताएंगे लोक कथा की प्रियंका जो है अलौकिक पुट स्पष्ट करने को, मतलब एक बहुत बढ़िया ही लोक कथा के द्वारा इनका जो प्रकटीकरण है, इनका जो अभिव्यक्त है, जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, यूनिक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा फैल जाती है और बहुत कुछ हम सीख जाते हैं अनजाने में। लोक कथा वस्तु उत्सुकता की भावना से भरपूर, ये लोक कथाएं जो होती काफ़ी अच्छी होती हैं, किंवदंतियाँ भी कभी कभी बहुत अच्छी होती हैं, जो वर्णन होता है बहुत बढ़िया होता है। तो इनमें बहुत उत्सव का भी एक भाव रहता है, जब इनको पढ़ते हैं तो काफ़ी हमारे मन से भी एक मनोरंजक टाइप का मूड बन जाता है, माहौल बन जाता है, हम वहाँ पर क्रिएट कर लेते। जैसे कवि सम्मेलन हो रहा है, हास्य पद सम्मेलन है, तो वहाँ पर देखिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो वही चीज़ है। तो ये लोक कथाएं जो होती है ना, ये उत्सुकता की भावना से परिपूर्ण होती हैं। लोक कथा का अंत सुखांत होता है, लोक कथा का जो अंत होता है, जो लास्ट का पड़ाव होता है, वो काफ़ी सुखांत और एकदम शांत प्रिय होता है कि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। लोक कथा में रहस्य होता है, लोक कथाएं रहस्यनीय होती, इनमें बहुत सारे रहस्य की बातें बताई जाती हैं, धर्म से रिलेटेड, ऋषि मुनियों से रिलेटेड, या कोई जगह है, स्थान है, या कोई शक्ति है, उससे रिलेटेड ये सारी बातें फैलाई जाती हैं, बताई जाती हैं। लोक कथाओं में लोक के उद्गम की और लालसा होती है, इसमें लोग ढेर सारे होते हैं, इनके आने का, जाने का, इनके साथ रहने का, उनमें मतलब उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें होती रहती तो एक अलग सा उमंग और उल्लास देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें कोई भी आप दो छोटा छोटा पॉइंट करके लिख दीजिएगा, इनफ है, बहुत टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो आपका चैप्टर मैंने पहला खत्म कर दिया, फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे फ्रेंड्स। 10 मिनट में एक चैप्टर कवर किया। आइए सेकंड पे चलते हैं। गद्य और पद्य के बारे में कुछ बातें हैं कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। आइए जानते हैं उच्चारण क्या होता है, इनके बारे में। उच्चारण का जो टॉपिक है वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के डी में पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव टॉपिक से मिल जाएगा आपको कि शुद्ध उच्चारण का अर्थ क्या होता है, तब आपको ये मानक उच्चारण बताना होगा। आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा, मैंने आपको 1 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले दिखा दिए। क्लियर। लोक कथा का वो आता था कि लोक किस शब्द से मिलकर बना है, किस अलग अलग से, लोक प्लस कथा, लोक प्लस लोगों, ऐसे करके, तो वो एक ऑब्जेक्टिव वो वाला भी आता है, उसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं उच्चारण के उद्देश्य क्या है, जो ये उच्चारण हो रहा है, जो करवाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आखिर इसको करवाने का उद्देश्य क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे जैसे संदर्भ में अंग्रेजी प्रमुख ध्वनियों के साथ साथ इसकी मूल, लय, तनाव, स्वर, पैटर्न को पहचानना, उनके तरीके को पहचानना, उत्पन्न करने की क्षमता विकसित करना, अपने बोलने के तरीके का आत्मविश्वास बढ़ाना और कक्षा के बाहर उपयोग की गई वाक निगरानी क्षमताओं का विकास करना। देखिए फ्रेंड्स, अब आप कभी भी उच्चारण करते हैं तो उच्चारण से मेन मतलब ये है कि आप जो उच्चारित कर रहे हैं वो सही करें। अगर आप उच्चारण ही गलत करेंगे तो आप वर्तनी को डेफिनेटली गलत लिखेंगे, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नहीं आएगी। तो अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो आपके जो उसमें उच्चारण करने का, जैसे आप कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसमें एक लय, तुक, बंदियाँ भी आती हैं, लय, ताल, सरगम आता है कि नहीं, तो ऐसे आप मुहावरा पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, चौपाई पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, सब में आता है। आप कभी कभी होता है कि इसमें आप जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसी लय है, उत्साह की लय है, या तनाव की कोई बात है, या दुख भरी कोई बात है, स्वर ऊंचा रखना है, नीचे रखना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आप उच्चारण से ही सीखते हैं। अब वो उच्चारण चाहे वो आप वर्तनी मतलब कविता पढ़ के सीखे, चाहे आप कहानी पढ़ के सीखे, चाहे चौपाई पढ़ के सीखे, चाहे दोहा पढ़ के सीखे, चाहे चुटकुल्ले पढ़ के सीखे, किसी भी तरीके से, तो आपके उच्चारण सही होने का उद्देश्य यहाँ पर उच्चारण करने का यही है कि अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो आप वर्तनी भी सही लिखेंगे, और आपका एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि आपने उस चीज़ों को, बोलने के तरीके को आपको समझ लिया कि आपको 4 लोगों के सामने बोलना है, तो आप सही बात को सामने रख पाएंगे। क्लियर, समझ में आई। मतलब उच्चारण के एक बात करने का जो एक गुण होता है वो इन उच्चारण के द्वारा आपके अंदर ये क्षमता को डेवलप करवाना मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जब आपको बिहेव करना, जब आपको लोगों से बात करना ही प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ नहीं आएगा, तो आप, क्योंकि जब हम कभी भी अगर सही उच्चारण नहीं करते हैं तो हमारे शब्द का जो अर्थ होता है वो अनर्थ हो जाता है, हमेशा गलत होता है, सामने वाला गलत रीड करता है और हम हमेशा गलतियों में फंसते चले जाते हैं। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि आप बार बार करिए, सही उच्चारण करवाइए, खासकर छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे टीचर का अनुकरण करते हैं। टीचर गलत करेगा तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज़ को गलत कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं पठन का अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान से देखेंगे पठन का अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा के रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में पठन और वाचन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम हमेशा पठन और वाचन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मूलतः इन दोनों शब्दों में भेद है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत।
वाचन का अर्थ मतलब पता है जोर जोर से पढ़ना। पढ़ना और जोर जोर से पढ़ना वो अलग चीज़ है, जिसका आनंद श्रोता ले सके, ठीक है। तो वाचन में क्या होता है कि हम जोर है स्वसर वाचन और मौन वाचन। वाचन भी फिर दो प्रकार में बढ़ जाता है, मन में पढ़ना, मन में हो जाता है। स्वसर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए बताते हैं आपको कि पठन के उद्देश्य क्या है। आपको उद्देश्य लिखने को आएगा कि पठन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। पठन के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। पहला उद्देश्य है शब्द ध्वनियों और उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। बच्चों को शब्द के बारे में, ध्वनि के बारे में उनको सहायता का ज्ञान करवाना, उनको बताना, सिखाना, वाचन और शब्दों के शुद्ध उच्चारण के रूप में उनको बताना कि क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है, जिससे वो सीख सकें और अपनी मदद कर सकें, सीखने का प्रयास भी करें। आरोह अवरोह, कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है, सारे भी अभ्यास करवाना। नहीं तो वो लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो वो उनको विराम चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा जब आप रुक रुक के कोई चीज़ नहीं पढ़ोगे, रुक रुक के कोई चीज़ नहीं बताओगे, तो आप एक लय में पढ़ते जब चले जाओगे तो उसका अर्थ निकलेगा ही नहीं, आप कोई भाव को ही नहीं समझ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है पठन के माध्यम से शब्दों पर विचार उचित बल दिया जाता है। जब आप पठन करते हैं, पाठ्य कोई चीज़ पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से आप शब्दों पर प्रॉपर तरीके से बल लगाते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे और दूसरे को भी समझाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पहले कुछ समझना होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, फिर हमको सामने वाले को भी उसका अर्थ बताना होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पहले हम उस चीज़ को पढ़ें, समझें, जानें, फिर उसका अर्थ बताएं। फिफ्थ देखिए, पठन के माध्यम से विराम आदि चिन्हों का ज्ञान करें। जब हम पढ़ते हैं तो हमें विराम चिन्हों के बारे में भी अवगत कराया था कि यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लोप चिन्ह है, यहाँ पे हंसपद चिन्ह है। सबके बारे में बताया जाता है कि ये ऐसे इसको ये पढ़ते हैं, यहाँ पर ये कहाँ मतलब प्रयोग हो रहा है विराम चिन्हों का, वो भी हमको इसके द्वारा सिखाया जाता है। तो ये सभी उद्देश्य हैं पठन के जो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं पता होगा तो आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते जाएंगे लगातार, ना तो अर्थ समझेंगे, ना सामने वाले को समझ पाएगा, और ना ही कुछ आप भाव को समझ पाएंगे, ना ही आपका वो पढ़ने का तरीका सही माना जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे आइए चलते हैं फ्रेंड, पढ़ते हैं पठन शिक्षण की विधियाँ। यहाँ पर देखिए जो पठन शिक्षण वगैरह होता है उसमें कौन कौन सी विधियाँ प्रकार से लागू होती है, प्रयोग होती हैं। देखिए अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को, जैसे आप जैसे कमल पढ़ाओ, आप क्या करो, कमल जानते हैं तो आप उसको अक्षर में का बताइए, का प्लस मा प्लस ला बराबर कमल। का से कबूतर, माँ से मछली, ला से क्या बताएंगे, लस्सी। तो कमल, कमल। अक्षर बोध विधि का आप एक एक चीज़ को तोड़ के बताओ। ऐसे बहुत बड़े बड़े शब्द होंगे तो इस विधि के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। हम फ्रेंड्स इसको यहाँ पर इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमको जब भी प्राइमरी में पढ़ाना होगा तो हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट कमल ना फूल देखा है रियल में और ना ही वो जानते हैं, उनको हमको ऐसे ही बताना होगा। दूसरा है ध्वनि श्याम विधि। ध्वनि श्याम का विधि क्या है कि आप ये भी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ पर जाके ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, नहीं, आपको इनको क्या पढ़ते हैं ये भी तो बताना होगा। नहीं तो आप उनके सामने ले जाके बस ऐसे का लिख दिए प्लस आप वहाँ पे माँ लिख दिए, फिर वहाँ पे आप जाके ला लिख दिए, और ये बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो ये ध्वनि आप कब इस्तेमाल करोगे, इस तरीके को आप कब इस्तेमाल, आप उन्हें बताओगे का से कबूतर, का है ये क्या है, का है ये क्या है, ये माँ है ये क्या है, ये ला है। तो इससे वो आपको का बोला जा रहा है उसकी ध्वनि पहचानेंगे। फिर जब आप कभी डिक्टेशन में का बोलेंगे तो अपनी कॉपी में वो का बना लेंगे, फिर उनको का को ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले आपको इनकी ये का ध्वनि इनको पहचानना, इनको बोलना, उनको सिखाना होगा। क्लियर? वाक्य शिक्षण विधि। आप जब फिर शब्द सिखा दोगे तो शब्दों से ही वाक्य बनता है, पहले शब्द पे पकड़ बन जाएगी तो वाक्य अपने आप लिख लेंगे। कहानी विधि। अब बात कर लेते हैं कहानी विधि के द्वारा, तो आप कहानियों के दौरान उनको सिखाने का प्रयास करोगे। कैसे? जैसे आप उनको आधी कहानी आज बता दो, बाकी के बोलो कि कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप 10 बच्चे अगर क्लास में हैं, आप उनको बोलिए कि आप लोग इसके आगे अपनी कहानी खुद से बना कर लिए, तो वो सोचेंगे, विचार करेंगे। ये भी विधि उनको सिखाने के लिए काम हो जाएगी। हम ये सारी विधियाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ताकि हम बच्चों को प्राइमरी के जो नन्हे नन्हे अबोध से बालक हैं, हम उनको सिखा सकें, उनको हम खेल के मेथड से, खेल के तरीके से उनको प्यार से हम सिखा सकें और वो बहुत कुछ सीख जाए, उनको पता भी ना चले कि हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। शब्द शिक्षण विधि। फिर आप क्या करो, उनको शब्दों का भी ज्ञान कराओ, बड़े बड़े शब्दों के बारे में बताओ। तो ये सारी विधियाँ वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं गद्य शिक्षण की। आपको एक छोटा सा प्रश्न आता है कि गद्य से आप क्या समझते हैं, पद से आप क्या समझते हैं, तो आपको गद्य पद की परिभाषा लिखने को जरूर आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऐसी रचना जो छंद है, जिसमें ताल है, जिसमें तुकबंदी से मुक्त
और विचारपूर्ण से हो, जिसमें आप छंद, ताल और तुकबंदी, जिसमें लय, गाय का पद, गय का पद, गाय का नहीं गय का, लय, तुक, ताल, गय, ये पद जिसमें रहते हैं, उनसे मुक्त हो, उनमें ऐसी कोई भी भावना, ऐसे कोई विचार ना हो, वो विचारों से भरी हो, वो लोगों के विचारों से भरी हो, तो वो गद्य शिक्षण में आती हैं। गद्य साहित्य के अनेक विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण। फ्रेंड्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा गद्य शिक्षण क्या है, इसमें से गद्य कौन सा है, तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि दे दे, तब आपको फाइंड करना होगा। तो इस बात को गद्य और पद्य दोनों को पहचानना, दोनों की परिभाषाएं आपको जरूर आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फ्रेंड्स, आपका एग्जाम है, पूरी चीजें यहाँ पर मैराथन के रूप में हो रही है, मैराथन क्लासेस चल रही है, तो लाइक तो बनता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि गद्य उद्देश्य के शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इनके पीछे का मोटो क्या है। पहला, शब्द प्रभावशाली प्रयोग करना। आप इनके द्वारा कहानियों में आपको बहुत कठिन, सरल, मध्यम प्रकार के, सभी प्रकार के शब्दों से आपका मेलजोल हो जाता है, तो वहाँ पर शब्दों का जो प्रभावशाली प्रयोग है कि इन शब्दों को कहाँ पर इस्तेमाल करना, कैसे करना, वो आप उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। शब्द भंडार की वृद्धि करना। शब्द भंडार में आप उनकी अच्छे से वृद्धि करवा सकते हैं, क्योंकि जब वो कहानी पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारे शब्दों से उनका मेल जोल होगा, वहाँ पर वो देख पाएंगे पहली बार, तो उनमें उनके शब्द भंडारों में वृद्धि होगी। लेखन में सृजनात्मकता और मौलिकता का विकास करना। आप जब कहानी बताएंगे तो कहानी से वो जब दोबारा कभी अपने द्वारा कहानी लिखेंगे तो सृजनात्मकता तरीके से अपनी सोच से अपनी मौलिकता का विकास करके वहाँ पर लिख पाएंगे, जितनी उनकी सोच उस समय हुई रहेगी। देखी हुई घटना का वर्णन करना। आंखों देखी कोई दृष्टांत है तो उसको वहाँ पर अपनी कहानी में लिख देना। फिर यहाँ पर क्या है, शब्दों और मुहावरों, पदबंधों का उपयुक्त प्रयोग करना। आप इन कहानियों के द्वारा भी कि कहाँ पर किस प्रकार के शब्द हैं, मुहावरे हैं, पदबंध है, किंवदंतियाँ हैं, उनका वो सही तरीके से वहाँ पर लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि कहानियों में भी अलग अलग तरह के मार्मिक वर्णन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही गद्य शिक्षण के उद्देश्य। कोई भी 2, कोई भी 3 आप जरूर याद रखिएगा कि आपसे मेनली पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। आइए बात कर लेते हैं पद्य शिक्षण के ये क्या होते हैं। तो पद्य वह विद्या जिसके अंदर कविता, काव्य, गीत, भजन, जिसमें गाना, लय, ताल, गए वाले पद, सुर ताल वाले पद, जिसमें गाने का धुन, आए गए, ये सारी चीजें आती हैं, वो हमारे कैसे पद्य होते हैं। जिसमें गाने का गुण हो वो पद्य होते हैं। ठीक है, एक आपका बहुत ही पीएनपी का फेवरेट है, मैं इसको 3 स्टार की रेटिंग दूंगी। उम्मीद है आ सकता है कि ये बहुत बार पूछा गया है, और आपको मैंने हमेशा बोला कि फ्रेंड जब कभी भी अंतर पूछे तब आपको इधर साइड गद्य लिखना है, इधर साइड पद्य लिखना। अंतर हमेशा आपको ऐसे ही बताना है अपनी कॉपी में लिखते समय। कॉपी आपको आंसर पूरा आता है, सारी चीजें आपने पढ़ ली है, बहुत बार रिविजन कर, आप कॉपी सही तरीके से लिखना सीखिए कि आपको कैसे कॉपी सही तरीके से लिख के सामने वाले बंदे से आपको ज़्यादा नंबर लेना है, क्योंकि आगे चल के मेरिट का ही गेम होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कॉपी को सही तरीके से लिखना समझना होगा, तब आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। आगे आइए, इसी के साथ बढ़ते हैं। ये कॉलम है, यहाँ पर मैं एक एक कॉलम दिखाऊंगी। गद्य में लयात्मकता नहीं होती, गद्य में कोई गाने का गुण नहीं होता है। पद्य में जो है सुर भरा होता है, जिसमें गाने का हर एक गुण रहता है, गाया जाता है। गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है। गद्य में किसी का विचार हम सुनते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, या विचारों का मेल जोल या विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन पद्य में हमारे संबंध हमारी भावनाओं का खेल होता है। कहानियों में भावनाएं मेनली रहती हैं। गद्य का संबंध हमारे मस्तिष्क से, क्योंकि गद्य में हम सोचते हैं कि ऐसा भी हुआ था, या हमें कोई चीज़ पूरी करनी है, आगे कंटिन्यू करना है, बताना है। जैसे राइटर होते हैं सीरियल्स के, मूवी के, कार्टून के, तो उनको भी सोचना पड़ता है, तो वो चीज़ें अलग है। पद्य में हमारे मन का, हमारे मन में जो आया वो हम गुनगुना दिए, वो हम गा दिए, वो हम देख लिए, कर लिए, ऐसा कुछ रहता है। गद्य में हमेशा कहानी में उपन्यास आएगा, नाटक, निबंध, ये सब आता है। लेकिन जब बात कर लेते हैं हम पद्य की, तो उसमें गीत, कविता, ये सारी चीज़ें, गाना इत्यादि, ये सारे फैक्टर्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको एक मैंने अंतर बताया, ध्यान रखिएगा। गद्य में अलंकार का गुण नहीं होता है, लेकिन पद्य की जब बात करते हैं वहीं पर हम, तो अलंकार से भरा होता है। अलंकार का उसमें बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। गद्य को पढ़ना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वो एज अ स्टोरी के रूप में, लेकिन पद्य को पढ़ना का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं पद्य कविताओं के शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला उद्देश्य है कि छात्रों को शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार और जो भी चीज़ें हैं, मूर्त चीज़ें, जड़, चेतन, विधान, इन सब से रसों की अनुभूति और शास्त्रीय ज्ञान बताना। क्योंकि कविताओं के द्वारा हम इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल सिखा सकते हैं, और बच्चे कविता के द्वारा इन सब चीज़ों को अप्रत्यक्ष तरीके से सीख लेंगे, और बाद में जब वो जान पाएंगे तब ये होगा कि हमने उस कविता में वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसीलिए छोटी कविताओं, छोटी क्लासों में ये सब किया जाता है।
छात्रों को मानव जीवन की विविध पक्ष और उनकी स्वयं की संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना। हम इसके माध्यम से बच्चों को जो मानव जीवन है, अलग अलग जो अब फैक्टर हैं, अलग अलग जो तर्क वितर्क है, जो स्वयं की संस्कृति है, सभ्यता है, उनके बारे में उनको बताते हैं हम। चलिए आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, कविता के माध्यम से बालकों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराएंगे। हम इसके माध्यम से जो प्रकृति की खूबसूरती भगवान की देन है उनके बारे में बताते हैं, उनके अनुभव से पूरी बात क्लियर करते हैं। इसके अतिरिक्त कविता के द्वारा छात्रों के जो सामाजिक आदर्श, मूल्य, नैतिकता, धार्मिक गुण, धार्मिक कार्य हैं, ऐतिहासिक चीजें, पौराणिक घटनाएं, उन सबके बारे में अच्छे से बताते हैं। आगे आते हैं हिंदी सेक्शन में पद्य का महत्व क्या है। तो पहले स्टार में है कक्षा के वातावरण में सौहार्द और हर्ष का वातावरण। जब हम पद्य का काम करते हैं, पद्य पर कार्य करते हैं, तो वो क्लास का माहौल काफी बढ़िया बन जाता है और बच्चे मग्न होकर पढ़ते रहते हैं। फिर पद्य से हिंदी सेक्शन की रोचकता बनी है। पद्य से ही कहते हैं ना कि चार चांद लग जाता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे मुंह से, जैसे आप रामायण पढ़िए, रामायण की लाइनें पढ़िए, दोहा पढ़िए, मंत्र पढ़िए, तो वो गाने के तरीके से पढ़े तो श्रद्धा भाव भी जागृत होता है और हमारा मन भी उस चीज की तरफ अग्रसित हो जाता है, फिर वैसा ही करने लगते हैं। बालकों को स्वस्वर बनाना, यानी कि बच्चों को बोल बोल कर सिखाना करना, ताल में लाना, संगीत से परिचय कराने में बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि छोटे बच्चे जब एक टीचर आप भी उस चीज़ को गा कर, पोयम, कहानी, अक्सर बच्चे टीचर सब एकदम मोशन के साथ गा के सिखाते, तो बच्चों को भी कहते हैं कि आप भी ऐसे, तो वो भी अपना जोर लगा के प्रयास करते हैं कि हम भी वैसे ही गाएं। तो वो भी एक माहौल बनाते हैं, माहौल बनाने में एक बहुत अच्छी भूमिका को प्ले करते हैं। छात्र कविताओं में सौंदर्य से भली भांति परिचित। छात्र कविताओं में वो जो भाव है, भंगिमाएं हैं, जो उनकी एक अभिव्यक्ति है, जो विचार है, वो मनोभाव को जानना, समझना, ये क्या ऐसा भी होता है, इन सब चीज़ों से बच्चों को कविताओं के द्वारा, पद्य शिक्षण के द्वारा बताया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं, ऐसी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। पद्य शिक्षण जब आप करवा रहे हो तो ध्यान क्या देना है। शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव के साथ वाचन करे। टीचर को खुद भी पहले उन सब चीज़ों के बारे में बोल लेना चाहिए, उसका वाचन कर लेना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी प्रस्तुति को प्रॉपर तरीके से दे पाएँ। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग प्रशिक्षण में कम किया जाए। जब पद्य की बात होती है तो हमें प्रश्न को अगर बहुत ही विनम्र और शांतिपूर्ण से पूछना चाहिए, और नहीं तो बहुत कम करके इसमें प्रश्न कम पूछने चाहिए। प्रश्नों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों द्वारा ससुरवाचक का बच्चों को भी बोलना कि जैसे हम बोले, बच्चे आप मेरा अनुकरण करिए, आप भी उसी तरीके से बोलने का प्रयास करिए, तो बच्चे उसमें लग जाएंगे और आप जैसे बोलेंगे वो भी वैसा बोलने का पूरा कार्य करेंगे। कविता में आए जो भाव हैं, सौंदर्य हैं, जो नाथ हैं, जो नाद की बातें आ गई, जो विचार की खूबसूरती है, उन सब चीज़ों को बच्चों को अनुभूति कराना, उसके बारे में बच्चों के सामने उस चीज़ को प्रकट करना कि बच्चे उस चीज़ को महसूस कर पाएँ और सीख पाएँ कि इसमें हमें, इस कविता में या इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का मोटो क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब छोटे छोटे बच्चों को आप धीरे धीरे करके बताएंगे तो बच्चे सीखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिया। बहुत ही आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे की क्लास होने वाली, 15-15 मिनट मानेंगे एक प्रकार से कि मैंने आपको 11-12 मिनट में है ना 2 चैप्टर पूरे कवर कॉन्टिन्यूअस बोला, ताकि आपके हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो बनता है एक लाइक ना, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा लाइक आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। महामैराथन की क्लास का 3rd चैप्टर ये हमारा यहाँ पर है। हिंदी में वैसे भी आप जाने 25 नंबर का पेपर है, हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी है वही आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर 3rd चैप्टर में क्या है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और व्याकरण संबंधी ज्ञान। ये क्या है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब कि जहाँ पर हमें कोई रोक टोक ना हो और हम खुलकर अपनी बात को सामने रख सके। व्याकरण संबंधी कुछ बातें इनको जानें। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति किसे हम कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार प्रकट करना। ये आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो 1 नंबर मैंने यहाँ पर आपको दिला दिया। डन, आगे चलिए। अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकाशित करता है, अपनी भावनाओं के रूप को सामने निखार कर ले आता है। जब तक आप अपनी बातों को सामने नहीं रखेंगे, नहीं बताएंगे, तो क्या आपको की बातों के बारे में सामने वाला जो चीज़ को 1 दिन में रीड करना है, 15 दिन में रीड करना है, उसको लगभग उसको 150 दिन लग जाएगा उस चीज़ को रीड करने में कि आखिर कैसा भाव है कि। तो अभिव्यक्त के द्वारा ये एक ऐसा गुण होता है, क्योंकि कभी कभी इसका आपको बहुत लाभ मिलता है, आपको इसकी इसी के द्वारा आप अपनी पहचान बना सकते हैं, वरना आप कूप मंडूक की तरह खड़े रहेंगे तो क्या ही फायदा होगा। तो ये अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है, आपका डर निकलता है, आपको लोगों को फेस करने का तरीका आप सीख पाते हैं, और बच्चों को भी इसको सिखाना चाहिए।
आगे देखिए अव्यक्त के कितने रूप हैं। अव्यक्त के दो रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित है। लिख कर भी अभिव्यक्त किया जाता है और बोलकर भी अभिव्यक्त। लिख कर कौन करते हैं? लेखक, कवि। और बोलकर जैसे नाटक करने वाले, जो नाटक का बताकर नाटककार होते हैं और जो एक किंवदंतियां करने हैं आते हैं, सब कवि सम्मेलन में लोग आते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है। मौखिक का मतलब आप जानते हैं कि मुंह से बोलने वाला, जोर जोर से बोलने वाला, जिसमें आवाज निकले। तो भाषा में पहला परिचय बोली से होता है। भाषा में सबसे पहले जो परिचय हो रहा है वो बोलियों से हो रहा है, की गई ध्वनियों से होता है, जिन्हें बच्चा पहले पहले सुनता है। सबसे पहले वो आवाज है। छोटा बच्चा जब आप उसको टुक टुक बोलेंगे या उसको कुछ भी बोलेंगे, टक टक आवाज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आपकी आवाज की तरफ देखेगा। तो उसको वो आवाज उसके कान में पड़ती है, वो आपकी तरफ लखने लगता है, पलट जाता है छोटा सा बच्चा। तो उसको आप ध्वनियों से परिचित करा रहे हैं, इसलिए बच्चों के कान में बहुत कुछ बोला जाता है। उनका राशि का नाम उनके कान में बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब बच्चा आवाज की तरफ बढ़ता है। तो मौखिक चीजें आप अपने मुंह से बोलो या किसी चीज को बजा कर बोलो, वो बोली वो ध्वनि की तरफ आकर्षित होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा महत्व है। ये तो मैंने जो बात बताई, ये पहली बात बताई जो बाई बर्थ के समय। लेकिन जब छोटा बच्चा प्राइमरी में जा रहा है पढ़ने के लिए या प्ले ग्रुप में जा रहा है, तो उसको भी बातें आप बोलकर बोलना सिखाते हो कि ये इसको ये बोलते हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं। नेक्स्ट है मौखिक भाषा का प्रयोग बालक भाषा के ध्वन्यात्मक रूप में समझते हैं, समझने के प्रयोग में सहायक होते हैं, सुनना कौशल का विकास होता है। जब कोई टीचर बोलता रहेगा, मुंह से बोलेगा, टीचर बताएगी, टीचर मुंह से बोलेंगे बताएंगे, तो उन्हें उनके कानों में ध्वनियाँ पड़ेगी। जो बच्चे सुन रहे हैं उनके कान में ध्वनियाँ पड़ेंगी, जिससे उनका श्रवण कौशल, उनके सुनने का जो कौशल है वो भी विकसित होगा। और सुनना एक बहुत अच्छी, गुड लिसनर एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। ये मत सोचिए कि हमेशा के लिए खराब होती, जी नहीं। पहले सुनना चाहिए बातों को, फिर अपना जवाब देना चाहिए, अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो ध्वनियों से आप परिचित हो रहे हैं, फिर उन्हीं ध्वनियों से आपका एक कौशल भी विकसित हो रहा है, और उन्हीं ध्वनियों को फिर आप बाद में अपने अलग अलग पक्षों के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति दैनिक जीवन के कार्य व्यापार का आधार होती है। जी हाँ, अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इसका गलत असर पड़ेगा, जो काफ़ी गलत चीज़ है। अपनी बात को सहज और स्वाभाविक रूप से कहने के लिए परिवार और समाज के बीच मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। अपनी बात को साधारण तरीके से, विनम्र तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं, तो परिवार और समाज के सामने आप बहुत अच्छी बातों को सामने रखने के वहीं पर आप प्रयोग करेंगे, सीखेंगे, और आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विधियां क्या क्या हैं? तो एक सस्वरवाचन, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से उच्चारित करना। प्रश्नोत्तर विधि इनके द्वारा भी, क्योंकि बच्चों से पहले आप कहानी बता दिए, कविता बता दिए, कुछ भी बता दिए, नाटक बता दिए, निबंध बता दिए, फिर आपने बच्चों से प्रश्न किया, तो वो बच्चे उसके द्वारा भी इससे पहले आपकी बात को सुनेंगे, फिर अपना उत्तर देंगे। पहले सुना तो सुनने का कौशल विकसित हो गया, फिर अपनी बात को बोला तो अभिव्यक्ति भी आ गई, विचार भी आ गया, और जब बच्चा बोला तो बच्चे का भी मौखिक विकास हो गया, उसका भी तो मुंह से बोलने का कार्य हो गया। चित्र वर्णन, चित्र आप दिखाइए, फिर बच्चे से कहते हैं ये किसी का चित्र है, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है, उनके देखने का कौशल भी सही रहेगा। कहानी कविता सुनाना और सुनवाना, पहले आप उनको सुनाओ, फिर आपको अच्छा बेटा आप मुझे सुनाओ। तो पहले आपने बोला तो वो सुने, सुनने के बाद फिर आपने कहा कि आप सुनाइए, तो बच्चा सुनाया, तो बच्चे के भी बोलने का जो मौखिक गुण है वो भी वहाँ पर धीरे धीरे कर विकसित हो गया। अभिनय करना, कोई नाटक या कोई प्रसंग है उसको कर दिखाना, तो इसमें भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे कौशलों का भी विकास होता है। आगे आइए, फिर है प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति, कहानी कहना और सुनाना। बच्चों को छोटे लेवल पर अगर देखेंगे तो कहानी कहना, उनको सुनाना, फिर उनसे थोड़ी बड़ी बातें कहलवाना जिससे वो बोलें सुने, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। सस्वर वाचन करवाना, जो इसीलिए प्राइमरी में जो गए थे आप टीचिंग करने, देखे थे कि जोर जोर से का खा का का 1 2 3 ABCD जोर जोर, एक बच्चा कोई बोलता है बाकी सब रिपीट करते हैं, तो वो भी वहाँ पर करवाया जाता है, जिससे उनके बोलने का और सुनने का जो गुण है वो दोनों साथ साथ चलता रहे। वाक्य रचना करना, पहले शब्दों को बताना, फिर शब्दों से वाक्य तक पहुंच जाना, धीरे धीरे कर लेकर चलना। फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बाल गीतों को कंठस्थ करना, जो बाल गीत होते हैं, जो बाल मनोहार होते हैं, उनको धीरे धीरे करके बताना, सिखाना, समझाना क्या है कैसे है, तो उन्हें बहुत कुछ सीखते हैं। चित्र का वर्णन करना, बच्चों को बोलना कि किस चीज़ का चित्र के बारे में बताएं, तो वो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे तो काफ़ी कुछ विकास होगा। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लिखित अभिव्यक्ति के बारे में बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसे पत्र लेखन। आपको प्रश्न बनेगा लिखित अभिव्यक्ति के जो रूप आपको है, कौन कौन से रूप है, लिखित अभिव्यक्ति में क्या क्या है, उदाहरण दीजिए। तो पत्र आ जाएगा, पत्र लेखन, निबंध लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, जीवन चित्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, संवाद लेखन, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। आप इसको टॉपिक वाइज, या आपको हो सकता है कि इसका बहुविकल्पी वाला ही आ जाए, तो वहाँ पर टिक करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है, आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है?
तो वर्णों का ठीक ठाक से पूरे प्रॉपर मतलब आप सही तरीके से वर्ण लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, तब आप जाके एक पूरा वाक्य लिख पाएंगे। तो आपको सही तरीके से लिखना, प्रयोग करना सीखना होगा, सिखाना होगा। सुंदर लेख का अभ्यास, एक देखिए लिखने का ढंग अपना होता है। आप भी वर्ब की वजह, आप विशेषण की परिभाषा आप भी लिख के आएंगे, कोई और भी लिख के आएगा। आप अभिव्यक्ति के बारे में भी लिखे हैं, कोई और भी लिखे। तो हो सकता है कि आपके अभिव्यक्ति में ज़्यादा कुछ अच्छा हो, उसके कम कुछ अच्छा हो, उसे सही तरीके से उत्तर का प्रेजेंटेशन ना दिया हो। बहुत लोग को आता है लेकिन लिख नहीं पाते। तो ये सब भी एक फैक्टर है जिनकी वजह से दिक्कत। तो सुंदर लेख लिखना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है कि बच्चों को आप सही बातें, टू द पॉइंट बातें और सही शब्दों में लिखना सिखाएं, और तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। वाक्य रचना के नियमों में से परिचय, वाक्य कैसे बनता है, पहले शब्द कौन सा है, वर्ण कौन सा है, वर्ण से फिर शब्द पे आओ, कैसे कैसे वाक्य बनता है। तो ये सब आप जब लिख के एक एक चीज़ सिखाओगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड होता है। आगे आइए, अनुभवों का लेखन करना। आप बच्चों को बोलिए कि आप अपने मामा के घर पे गए थे, तो मामा के घर में क्या क्या खाया उसको लिखो। तो बच्चे जो कुछ खाए रहते हैं, खेले रहते हैं, वो सब आसानी से लिख देते हैं कि हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने वो खाया। होता है कि नहीं? इससे क्या हुआ, तो बच्चों को याद करना, वो स्मरण भी हो गया और लिखने का कला का भी गुण भी हो गया। ठीक, एक पन दो कार्य। आगे चलिए, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 4 पे। ये हम आ चुके हैं। टेंटना आपके 3 चैप्टर मैंने करवा दिए फ्रेंड्स। आपका वक्त नहीं लूँगी क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आपकी मैराथन क्लास कंटिन्यू चल रही है और हम आ चुके हैं चौथे चैप्टर पे। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फटाफट एक रिवी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। बाकी आप सीरीज से रिवीजन कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है, इनफ है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 का रीसेंट का पेपर आप मई में हुआ था, मैंने करवाया है, उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए चैप्टर 4 पे चलते हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है, शब्द। शब्द की परिभाषा बताइए। शब्द से आप क्या समझते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। आगे आइए, शब्दों के वर्गीकरण है। तो सार्थक शब्द में क्या आ जाएगा? जिसका कोई अर्थ ग्रहण, जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे सब्जी, रोटी, दूध, पानी, ये सब क्या है? ये सब सार्थक शब्द है। इनका एक अपना इसके पीछे अर्थ है। आगे चलिए, निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे कोई अर्थ ही ना हो, बेअर्थ का हो, जैसे पानी वानी, ठंडा वंडा, इनमें उनमें, वानी, ये रोटी वोटी। तो ये रोटी तो समझ में आया, लेकिन वोटी क्या है, वानी क्या है, वंडा क्या है? तो ये सब निरर्थक शब्द है, इनका कोई, इनके पीछे कोई अर्थ ही नहीं है। आता है परिभाषा लिखने को। आगे चलते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हार, कर, कनक, व्यंजन। आप देखिए, जैसे हाथ का कर होता है, हस्त होता है। ठीक है, सूर्य का आप इतनी सारी पर्यायवाची देखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिसके एक से, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से। आगे चलते हैं इसी के साथ। समानार्थी शब्द वही पर्यायवाची शब्द को हम कहते हैं जिनका एक से ज़्यादा समान अर्थ होता है। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है वो पर्यायवाची होते हैं। आग की पर्यायवाची अनिल, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ये सब क्या है? ये सब आग के पर्यायवाची हैं। सूर्य का, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, यही सब। आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग। कभी कभी फ्रेंड्स ये जो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछ लेता है, अलग अलग आधार देकर संख्या भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है। तो इस बात से अवगत जरूर रहिए आप लोग। ठीक है, आगे आइए। ऋण शब्द क्या होता है? वे शब्द जिसका अर्थ सार्थक खंड ना हो सके। जैसे यहाँ पर राम दिया है, आप राम, सीता, कृष्ण दिया। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे देखो, कमल, कमल को आप तोड़ोगे तो का को आप क्या तोड़ोगे? का को आप तोड़ोगे तो इसमें आप पार दोगे का के नीचे, तो ये आधा का और ये ना, लेकिन आप क्या और तोड़ दोगे? क्या आप और तोड़ दोगे? यहाँ पे आप माँ लिखे हो, माँ को आप कैसे समझते हो? इसमें आधा माँ छिपा होता है, तो माँ के नीचे हलंत लिख लेगा और यहाँ पे आप आ लिखोगे छोटा वाला। क्या आप इससे ज़्यादा भी तोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो ऋण शब्द वे संज्ञा के शब्द होते हैं जिसका सार्थक खंडन नहीं हो सकता है। तो ये बात हो गई ऋण की। आगे आ जाओ, यौगिक। वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक ऋण संज्ञाओं से मिलकर बनती है और उनका खंड करने पर दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, क्या होता है? दूध वाला एक साथ है, एक तरफ दूध कर दो और एक तरफ वाला। ये पाठशाला, एक तरफ पाठ, एक तरफ शाला, तो दोनों का मीनिंग है। दशरथ, दस और रथ, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो यौगिक का मतलब वो टूट के जुड़ते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। आगे चलिए, योग ऋण क्या होता है? दो ऋण संज्ञाओं से मिलकर बनी संज्ञाएं योग ऋण होती हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि योग ऋण में क्या होता है कि जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, सिर्फ एक का अर्थ निकलता है, बाकी छोड़ दिया जाता है।
जैसे दशानन, तो अर्थात यहाँ पर 10 यहाँ पर होगा और आनंद, तो यहाँ पर तो ये अर्थ निकल रहा है रावण का। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे आप और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आप देखें जिसमें खंडा पूरी तरीके से खंड नहीं होता। जब खंड होता है तो सिर्फ एक का अर्थ लिया जाता है, बाकी को छोड़ दे, क्योंकि उसके खंड के बहुत सारे मतलब निकलते। और एक बात और ये ध्यान रखना है कि योग ऋण वगैरह जो होते हैं वो किसी न किसी की पर्यायवाची कह सकते हैं, हमेशा होते हैं, न तो बहुब्रीहि समास होते हैं। योग ऋण हमेशा पर्यायवाची किसी के होते हैं या किसी को तीसरे को संबोधित करते हैं या किसी के बहुब्रीहि समास होते हैं। इस बात को क्लियर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। आगे चलिए, रूप के आधार पर क्या होता है, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक पुरुष काल के द्वारा परिवर्तन किया है, जिनके ऐसे शब्द जिनके लिंग का आप लिंग का, वचन का, कारक का, पुरुष का काल के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं, वो सब विकारी होते हैं। विकारी शब्द के बारे में यहाँ पर क्या कहता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 विकारी शब्द है। आपको ये बहुविकल्प भी पूछ सकता है, इनके नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा विकारी एक है, कौन सा विकारी एक नहीं है, तब आपको ये बात वहाँ पर बतानी होगी। आगे चलते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों से लिंग वचन कारक पुरुष में काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी होते हैं। ये भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन किस में आता है। अब बात कर लेते हैं विराम चिन्ह की कि ये क्या होते हैं। लिखने में रुकावट, विराम के स्थानों पर जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है विराम। जब हम लिखने में कोई रुकावट करते हैं, रुकावट आती है या हम रुकते हैं, तो वहां पर हम विराम चिन्हों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। इनके प्रयोग से वार्ता में अभिप्राय अधिक स्पष्ट होता है। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो जो वक्ता है या कोई भी है वो किस बात को कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव का हमको पता चलता है। और इसके अनुचित प्रयोग से अर्थ का, अगर आप इसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, आप बोलना कुछ चाहते, इसका अर्थ कुछ और ही प्रतीत होगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर है, उसे रोको जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। जैसे होता है ना कि कोई अतिथि कब जाओगे, जाता ही नहीं है, तो कोई अगर जाने को भी तैयार है तो वो लोग रोकते हैं, अरे मत जाए, कल जाएगा। उसे रोको मत जाने दो, और इसका मतलब क्या है, उसे रोको, अरे अरे उसे रोको मत जाने दो। तो दोनों में कॉमा का सिर्फ फर्क है। दोनों में आप देख रहे हो कि अल्प विराम लगा, कहाँ पर लगा, दोनों के अर्थ को बदल दिया। तो यही है विराम चिन्ह का पूरा पूरा खेल। आगे आइए, हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं, तो आप देख ले, अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम, सेमीकोलन। जहाँ पे थोड़ा हमको, जब हम अर्धविराम कहाँ लगता है, जहाँ पे अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए हमको रुकना पड़ता है, वहां पर हम अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक, जहाँ पे कहीं प्रश्न पूछते तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो। विस्मयादि बोधक, जहाँ पे बहुत खुशी है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इंग्लिश में अक्सर ऐसा एग्जाम्पल, अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ऐसा उद्धरण चिन्ह है जहाँ पे आप इनवाले कोई सी कही हुई बात को हूबहू लिखते हैं। योजक में कुछ आप डैश करके बताना चाहते हैं, ठीक है, या द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं। विवरण में या इंड में या किसी को निर्देश करने के लिए। हंस पद है, कुछ छूट जाता है। लाघव है, छोटा करके लिखने के लिए होता है। ठीक है, समता सूचक है, बराबर दिखाने के लिए। लोभ चिन्ह है, वो इंड होता है, अक्सर हम कोई चीज इसके आगे अनंत तक है तब हम वहाँ पर लिखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पूर्ण विराम का है, कुछ जो कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लगभग 12 बता दिए हैं फ्रेंड्स, बहुत है, इनफ है ये। अब आइए यहाँ पर देखिए, इनके जितने भी प्रयोग हैं वो आप जानते हैं, इसलिए मैंने इनकी परिभाषा यहाँ पर फिलहाल नहीं ली, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में महावैराथन देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ कवर करना है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 मिनट हो चुका है। आइए बात करते हैं हिंदी व्याकरण के ज्ञान में। तो यहाँ पर शब्द रचना के भेद में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, इन सब के बारे में जानेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। आप जानते हैं किसी भी शब्द के आदि में लगकर जो शब्द बनता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, उपसर्ग के बारे में परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द उप और सर्ग मतलब समीप। इसका ये उप का मतलब समीप है, दूसरा सर्ग है मतलब इसका सर्जना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे वर्ड्स को आप देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग अलग हैं, अति, अधिक, अनु, तो ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अतिगंध, अतिवृद्धि, अतिशय, अतिरिक्त, अतियुक्ति, ये सब अधिकार, अधिकृत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि उपसर्ग दे देता है और इसके अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनु का मतलब पीछे है, क्रम है, अधिक का मतलब ऊपर, समीप, श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हिंदी के भी उपसर्ग हैं। आ का मतलब नहीं होता है, निषेध होता है, अभाव होता है, अनपढ़, ठीक है, अपढ़, अजान, अथाह, अलग अलग, अनाम। अध का मतलब आधा, अन का मतलब अभाव, निषेध। तो ये सब कभी कभी भाव जो है, अर्थ है, वो भी पूछ लेता है, कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है। आपको उपसर्ग प्रत्यय की परिभाषा के साथ उदाहरण लिखने को आएगा।
प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जिस शब्द के अंत में जो जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द भी दो शब्दों से मिलकर प्रति और अ। तो प्रति का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के बाद में आता है, और अ का मतलब क्या होता है कि चलने वाला। ठीक है, शब्द का अर्थ चलने वाला, चलाने वाला, मतलब बदल दें। जब हम बाद में जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे सामाजिक है, तो समाज एक शब्द है, उसमें हमने एक प्रत्यय लगाया है, सामाजिक हो गया। सुगंध एक शब्द है, इसमें इत प्रत्यय लगा है, सुगंधित हो गया। तो ये आपको परिभाषा लिखने को आएगा 2 नंबर में, और आपको उसका उदाहरण लिखने को आएगा, जो कि आप लिख लेंगे बढ़िया। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक समूह को हम समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये आपको बहुविकल्पी में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, देखते हैं अब यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे समाज की परिभाषा किसे कहते हैं, समाज के उदाहरण बताइए। तो आपको चरण कमल, कमल के समान चरण, उसके बाद यहाँ पर नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये उदाहरण हो गया। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इनके 6 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिसमें कर्ता मतलब कोई चीज प्रधान होती है। तत्पुरुष में आप देख सकते हैं कि पूरा 8 भाग आता है कर्ता का। कर्मधारय में के समान की बात होती है, चंद्र के समान, मुख के समान। द्विगु में आप संख्या देखते हो, द्वंद्व में आप और के योजक पदों का इस्तेमाल करते हो या एक दूसरे का विलोम रहता है। बहुव्रीहि में कोई किसी की पर्यायवाची रहती है, किसी तीसरे की बात की जाती है। तो ये आपको मैंने 6 बता दिए कि क्या है। अब आपको इसका परिभाषा लिखने को आएगा, और एक एक दो दो एग्जाम्पल या तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव में दे देगा, और चूज करना रहेगा कि कौन सा समास है, आप बढ़िया बता ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फटाफट, अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है या प्रधान होता है। ठीक, रूप के योग में अनुरूप है, इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल होता है। तो ये एक 2 उदाहरण था। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह लुप्त भी होता है, कभी कभी रहता भी है। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो को यहाँ पे करता है। देखिए, कारक का ये चिन्ह है ना, तो ये चीज है। आगे चलिए, उसके बाद कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व और उत्तर पद में विशेषण या विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध प्रदर्शित किया जाता है। जैसे महान है जो देव, महादेव, महादेव जो शिव शंकर है वो महान है देवों में से, सभी देवों में से। आगे चलिए, द्विगु समास। द्विगु समास मतलब पूर्व पद संख्या वाले, जिसमें संख्या की बात की जाती है। पहला पद जैसे संख्या की बात है, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, आगे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार आता है। द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह जो है वो लगा रहता है। आगे चलिए, बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शिव भगवान। आगे चलिए, यहाँ पर अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 6 की तरफ, जो कि शब्द भेद के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज़ बताऊंगी, पूरा शुरू से बताती आ रही हूँ आपकी क्लासेस में। जितना भी कुछ है वो आपको यहाँ पर क्लियर बताएंगे। देखिए, आपको संज्ञा की परिभाषा उदाहरण आता है, बहुत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी परिभाषा लिख दी, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना होगा। आइए देखते हैं क्या परिभाषा दी गई। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव या गुण के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई भी संज्ञा पूछे तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। व्यक्ति के नाम में विराट कोहली, देख ही रहे हैं आप। फिर वस्तुओं के नाम में कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी थिंग्स। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संख्या के रूप में भी, वैसे भी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, सबकी परिभाषा आनी चाहिए। देखिए, व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति की, विशेष स्थान की बात की जाती है वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे महात्मा गांधी, प्रयागराज, लाल किला, ये सब व्यक्तिवाचक है, क्योंकि विशेष स्थान का नाम है, विशेष पुरुष का नाम है। जातिवाचक में क्या होता है? जिन शब्दों से किसी जाति को दर्शाया जाता है। पुरुष, बहुत सारे लोग, गांव, इमारत, ठीक है, स्कूल। आगे चलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण की या भाव की, दशा की, तो इन सब की बात की जाती है, वो भाववाचक में आते हैं। जैसे बचपन, ईमानदार, बुढ़ापा, मोटापा, सुंदरता, नटखटपन, बालकपन, ये सब। समूहवाचक, जिन शब्दों से प्राणियों का या वस्तुओं के समूह का बोध हो, वो समूहवाचक होता है। ठीक है, छात्र, गुच्छा, भीड़, दल, परिवार। द्रव्यवाचक क्या होता है? किसी द्रव्य पदार्थ, धातु या अधातु का बोध हो, जैसे किसी द्रव्य का बोध हो। ये पता प्रतीत हो कि द्रव्य की बात हो रही है, द्रव्य है ये। सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब क्या है? ये द्रव्य है। आपको इसकी परिभाषा आएगी और आपको इसका एक उदाहरण आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सार्वनामिक शब्द का आता है सबका नाम। ठीक है, हम ये ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी में आ सकता है, अर्थात किसी संज्ञा के बारे में
बोलने या बुलाने पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर मैं, हम, तुम, वह, यह आदि। आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक जिसमें पुरुष की किसी विशेष की बात हो रही है, पुरुषों की बात हो रही, मैं, हम, तुम, आप। निश्चय में कोई चीज़ निश्चित है, या बकरी ही है, ये कुत्ता ही है, ये उसका घर ही है। फिर अनिश्चय में पता नहीं कौन आया है, कोई गया होगा, पता नहीं कोई आया होगा, नहीं आया, कोई खाया होगा, नहीं खाया होगा। प्रश्नवाचक में कौन आया है, क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो आप। संबंध में इस संबंध बताना है, ठीक है। राम सीता की लड़की है, गीता उसका भाई है, ऐसा कुछ बताना, ठीक है। उसके बाद निजवाचक में आपका कोई घर है, आप कहाँ रहते हैं, ये आपके लिए है। तो ऐसे जहाँ पे आपकी बात आए, जहाँ निजता की बात आए, वो अपने को प्यार करते हैं, सभी अपने को प्यार, तो अपना अपनापन जहाँ पर दिखे वो निजता की बात है। जहाँ पर निज का भाव दिखे, तो आपको इन सब की परिभाषा आएगी लिखने को, और एक एक दो दो उदाहरण लिखने को आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। ध्यान रखना कि ये याद है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये कैसा शब्द है? ये एक विकारी शब्द है, क्योंकि आपको ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्द से होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, कर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया होता है जिसमें सा प्लस कर्म से मिलकर बना है, जहाँ पे सा उपसर्ग है, सा में साथ है, मतलब कर्म के साथ सा, जिसमें कर्म होता है, वो सकर्मक है। जैसे यहाँ पर मोहन विद्यालय जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगी बताइए मोहन कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? कर्म है। गीता रामायण पढ़ रही, मैं पूछूंगी क्या पढ़े, तो आप कहेंगे रामायण पढ़े, तो रामायण कर्म है। पढ़ना क्रिया है, ध्यान रखिएगा। रीता करता है। रोहन क्या खेल रहा है? रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या है? कर्म है। तो हमें ऐसे कर्म प्रतीत होता है, वो सकर्मक होता है, जिसमें हमें कोई उत्तर, हम जैसे क्या का प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए। मैंने इस समय क्या का आपको आपसे एक प्रश्न किया, बताओ क्या, कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खेला है, तो क्या का उत्तर जब मिल जाता है तो वो वहाँ पर मतलब कर्म है, और तो वो सकर्मक है। जहाँ पर कर्म नहीं मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक नहीं होता, कर्मक होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है आपको कर्म छिपा रहता है और आप नहीं जान, जैसे कि राम लिख रहा है, तो राम कुछ तो लिख रहा होगा, राम या तो पत्र लिख रहा होगा, राम टेबल लिख रहा होगा, राम कहानी लिख रहा होगा, राम कुछ तो लिख रहा होगा, तो इसमें कर्म है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको ये चीज़ पहचाननी होगी, ठीक है। अब जैसे राम सो रहा है, तो फिर मैं पूछूंगी क्या सो रहा है, तो आप कहेंगे सो रहा है, तो अरे कुछ भी सो रहा है, खड़े होकर सो रहा है, बैठ के सो रहा है, वो तो स्थिति हो जाएगी ना। लेकिन क्या सो रहा है? कोई नहीं, तो वो एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन राम जो है कुछ और, कोई बात हो, राम पढ़ रहा है, राम देख रहा है, तो राम कुछ देख रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, गाना देख रहा होगा, पिक्चर देख रहा होगा, कुछ देख रहा होगा, तो क्या का कुछ तो उत्तर निकलेगा, लेकिन सोने का कोई उत्तर नहीं निकलेगा। इसीलिए पहचानना सीखिए। अकर्मक क्रिया पे आ जाते हैं, जिनका कोई जिन पे वे क्रियाएं जिनका प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म की कोई बात नहीं रहती है। जैसे रमेश दौड़ रहा है, मैंने आपसे पूछा क्या रमेश क्या कर रहा था, आप कह रहे हैं दौड़, तो दौड़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन क्या दौड़ रहा है? तब आप बोलेंगे तेज दौड़ रहा है, तो वो तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि दौड़ रहा है, पता नहीं क्या दौड़ रहा है। मैं एक अध्यापक था, ये वाला पर ये मैं एक अध्यापक था, क्या था? अध्यापक था। ये चीज़ यहाँ पर मैं एक अध्यापक था, अब अध्यापक होगा होगा, ठीक है, कोई कर्म की बात नहीं हो रही है। वह मेरा मित्र है, क्या है आपका? मित्र है। मित्र क्या है? पता नहीं क्या है, अरे ठीक है मित्र है, तो कोई कर्म नहीं निकल रहा, तो ये सब क्या है? ये कर्म के उदाहरण है। आगे चलिए, अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण की परिभाषा उदाहरण पक्का आएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? इनके 4 भेद होते हैं। आइए इनके भेद जानते हैं क्या क्या। संख्यावाचक, जैसे संख्या की बात हो। परिमाणवाचक, जैसे परिमाण की बात हो। गुणवाचक, जैसे गुण दशा भाव की बात हो। सार्वनिक, जो सार्वनामिक हो, जो सबके लिए हो। आगे देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण में क्या हो जाता है ये देखेंगे। उन सब की परिभाषा इसलिए नहीं बताई है क्योंकि परिभाषा आपको पता है, आपके पास बहुत सारी बुक्स भी है, आप आराम से परिभाषा लिख सकते हैं, उदाहरण बता सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती चल रही हूँ। क्रिया विशेषण क्या है? ऐसा शब्द जिनके माध्यम से क्रियाओं की विशेषता का बोध होता है, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे से जाता है, मैंने पूछा क्या करता है, तो आप कहेंगे कि मैम वो जाता है। फिर मैं पूछूंगी कैसे जाता है, तो आप कहेंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। वह धीरे धीरे गाता है, कैसे गाता है, तो आप कहेंगे मैम धीरे धीरे गाता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आइए।
अब वचन की बात कर लेते हैं। वचन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे मैम तेज बोल रही हैं। फ्रेंड्स तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदी है। वैसे भी आप जान रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास लगभग होने वाली है, तो कितना बड़ा रिवीजन करेंगे, इसीलिए मैं तेज तेज बता रही हूँ। इसमें जो भी कुछ फंसेगा वो आपको कवर करवा देंगे। और वैसे फिलहाल रिवीजन ही कर रहे हैं। मैराथन का मतलब क्या है कि एक बार आप देख लो सरसरी निगाह से कि क्या क्या इसके अंतर्गत था। अब वचन क्या होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति व स्थान का एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे पता चलता है, तो वो हम वचन में आते हैं। वचन अब देखिए उदाहरण क्या है? लड़का भागता है। लड़का भागता है एक वचन, लड़के भागते हैं दो वचन। ठीक है, वचन के प्रकार कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखिएगा। एक वचन में क्या आ जाएगा? जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध होता है वो एक वचन होता है। जिससे दो शब्द का बोध होता है वो दो वचन होता है। लड़का, घोड़ा, नदी, किताब, एक वचन। बहुवचन में क्या है? जिनसे एक से अधिक की बात वहां पर दिखती है। लड़के, घोड़े, नदियाँ, किताबें, ये उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में आएगा तो पहचानना होगा। जैसे जूता का बहुवचन जूते, कपड़ा का बहुवचन कपड़े, कमरा का बहुवचन कमरे, केला का बहुवचन केले, कुत्ता का खेत कुत्ते। ठीक है, घोड़ा का घोड़े। लिंग पे आ जाते हैं। अब लिंग की बारी है। संज्ञा के जिस शब्द से प्रयोग में या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्त्री या पुरुष जाति होने का वो उसे लिंग कहते हैं। लिंग भेद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। पुल्लिंग लिंग पुरुष जाति का जो बोध कराए वो पुल्लिंग लिंग। बैल, मोर, घर, फूल, ये सब उदाहरण है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं स्त्रीलिंग जिस शब्द से संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध है वो स्त्रीलिंग। गाय, मोरनी, बालिका, लेखिका, जूं आदि। अब बात आ जाती है काल की। कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं क्योंकि रिवीजन महामैराथन चल रहा है, तो हमको रुकना नहीं, कॉन्टिन्यूस करना है। क्रिया की क्या बात है? क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसको हम काल का है। क्रिया के जिस रूप से किसी उसके होने या करने का बोध होता है उसको हम समय का बोध होता है, उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता था, वह बाजार जाएगा। तो जाता है वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल की बात हो रही है। उदाहरण से आप समझ सकते जो सहायक क्रिया यहाँ पर है, था, गा, ये जाएगा ही, तो आप समझ रहे हैं कि किस किस काल की बात हो रही, अलग अलग समय की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर 7 स्टार्ट होता है। आइए फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। वाचन के बारे में और वाक्य शिक्षा के बारे में। पठन और वाचन का क्या अर्थ है? आपने देखा है कि वाक वाचन शब्द जो है वो वाक धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी अथवा कथन। जिसका अर्थ क्या होता है? शब्द, वाणी अथवा कथन। वाचन के गुण ये देखिए क्या क्या होते हैं। ये आपको परिभाषा लिखने मतलब कोई आपको ऑब्जेक्टिव में या वैसे लिखने को भी मिल सकता है। तो वाचन के गुण में सरलता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये सब वाचन के गुण हैं। वाचन कितने प्रकार का? दो, ससर और मौन। ससर वाचन क्या होता है? जब लिखित भाषा को व्यक्त या भाव को समझने के लिए ध्वन्यात्मक तरीके जब हम जोर जोर से बता के पढ़ते हैं और सभी जान जाते हैं, वो ससर होता है कि हम पढ़ रहे हैं। मौन वाचन में क्या होता है? मौन वाचन में थकान कम होती है। मौन वाचन को पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हमारा मुंह नहीं बोलना पड़ता है, तो दर्द कम होता है, हमारे वाक यंत्र पर जोर नहीं पड़ता है। मौन वाचन में दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मौन वाचन में समय भी बचता है। मौन वाचन में दैनिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम किसी को बाधा ना करें। एग्जाम आता है तो पढ़ ले, पेपर पढ़ ले, बहुत सारी चीज़ दिन की जो दैनिक क्रियाएं उनमें हमको काफ़ी मदद मिल जाती है। मौन वाचन में ध्यान भी लगता है, हम आराम से पढ़ पाते हैं। ठीक, तो ये फ़ायदे हैं, आपको लिखने को आएगा ज़रूर। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्य के बारे में। ये भी क्या है? वाक्य क्या होता है? तो शब्दों के सार्थक मेल से जो बनते हैं शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब इनमें क्या है? वाक्य जो होता है वो किसी भी भाषा का सबसे बड़ा या बहुत भाषा का व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि सब कुछ इन पे ही डिपेंड है। वाक्य के दो भेद हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब विधेय क्या होता है? उद्देश्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की बात होती है, जिसमें कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य की जो भी जानकारी दी जाती है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो कौन बताता है? विधेय बताता है। विधेय क्या है? उद्देश्य का असिस्टेंट होता है। संरचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, एक साधारण, एक संयुक्त, एक मिश्रित। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बहुविकल्पी करवाया है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नाम से रहेगा, आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, वहाँ से देख सकते हैं। आगे चलिए इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर साधारण वाक्य क्या होता है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो साधारण वाक्य है। राम भोजन खाता है, तो ये कैसा है? एक ही करता है, एक ही उद्देश्य। राम यहाँ पर एक ही करता है, क्या करता है? खाना खाता है। एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य क्या है? जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल होते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे चलिए इसी के साथ देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य प्रधान होता है और शेष अन्य जितने भी होते हैं वो आश्रित होते हैं। मतलब मिश्रित वाक्य में एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूरा नहीं होगा। यदि तुम पढ़ते तो जरूर पास हो जाते, तो ये सारे भी सेंटेंस जो है ज़रूर होते हैं। ठीक है, अगर तुम डॉक्टर बोलता कि कल आप आए होते तो ज़रूर बच जाते, या और बचने की चांसेस थी, जब तक पूरा नहीं पता चलेगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब मिश्रित उसमें असंयुक्त वाले में दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक,
आगे आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8th चैप्टर पर, जहाँ पर हमको पत्र के और मौलिक लेखन के बारे में जानना है। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्यापारी, एक व्यवसायी एक दूसरे से काफ़ी दूरी स्थित रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के भिन्न कार्यों में या एक दूसरे का सेम कार्य है उसी कार्य में सूचनाओं का अपने व्यक्ति को आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद इनकी उपयोगिता लिखने को आती है, वो क्या है? तो आजकल दूर दराज रहने वाले सगे संबंधी और व्यापारियों को आपस में आप एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाए रखने के लिए आप चाहते हैं रिश्ता बना रहे, तो उनको आप मेल लिखते हैं आवश्यकता पड़ने पर भी, वैसे भी हाल चाल जानने के लिए। निजी और व्यापारिक कोई निजी चीज़ें हैं उसके लिए भी प्रयोग करते हैं, व्यापारिक कार्य है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। या कोई और चीज़ है या कोई कारीगर की काम है, विशेष कारीगर की काम है, प्रेम है, क्रोध, जिज्ञासा, कुछ भी है, बहुत तरीके से हम इनका सहारा ले सकते हैं। आगे आइए, पत्र लेखन के प्रकार दो होते हैं, आपको पता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक होता है। अब इसमें क्या क्या आता है इसको जानते हैं। यहाँ पर औपचारिक आप जानते हैं जो फॉर्मल लेटर होता है, जो अधिकारी को लोगों को लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र आएगा, निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र, ये गए, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे औपचारिक हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रशासनिक और व्यवसायिक संबंधी बातें की जाती हैं। फिर अनौपचारिक में ये औपचारिक पत्र का एक वो है, देखिए, पूरा पता है, सेवा में, विषय आप लिखेंगे, फिर पूरा रीज़न आप लिखेंगे क्या क्या चीज़ें, उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, आपका आगे का विशेष आभारी नाम, ये सब। औपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधी भाई बहन को लिखते हैं, इन पत्रों के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा सम्मिलित होता है जहाँ पर हम ये सब लिखते हैं, ठीक है। फिर इसका भी आप लेटर यहाँ पर देख सकते हैं। ये औपचारिक पत्र का पूरा प्रारूप है। मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, पुत्री, माँ, बहुत प्यारा, आप पत्र का आरंभ, फिर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, जो भी पत्र लिख रहा हो, जिसको पत्र आप लिख रहे हो उसका नाम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके आप ओवर कर सकते हैं। मौलिक लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अब आइए बात करें। जो आप लिखते हैं इनका क्या उद्देश्य है मौलिक लेखन का, इसका एक प्रश्न आपको आया है 2017-18 में आया, जरूर ध्यान रखिएगा। मौलिक लेखन करते समय शब्द और वाक्य को जो स्थान और क्रम के अनुसार रखना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि मौलिक लेखन कर रहे हो तो आप शब्द को, मतलब आप देखो कि कहाँ पर आपको क्या रखना है, क्योंकि इसको आप व्याकरण के साथ ही सही तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे तभी आपका वाक्य सही होगा, नहीं तो आपके वाक्य का अर्थ अलग लिखेगा, ठीक है। मौलिक लेखन करते समय तथ्यों की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए कि जो आप तथ्य लिख रहे हो क्या वो सही है, क्या वो सच है, कि कुछ भी आप लिख दे रहे हो। मौलिक लेखन में सरल शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करा जाए ताकि उस भाषा में सरलता हो जाए और सब उसको आसानी से पढ़ सके और सबको समझ में आए। मौलिक लेखन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रचना की जा रही है उसमें नवीनता हो, जो भी बात बताई जा रही है वो नवीन हो, नई तरीके से उसमें सही सही बातें की गई हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सीखना भी बहुत आसान होता है। आगे आइए फ्रेंड्स, फिर आपकी ये चैप्टर, आपकी सारी बातें पूरा कंप्लीट होता है। 8 चैप्टर था, मैंने पूरा कवर करवा दिया। आपकी 1 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे का महामैराथन किया, 1 से लेकर इन तक हम पहुँचे। फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है कि आपका एक यहाँ पर पूरा कंप्लीट महामैराथन तैयार हो गया। मैंने आपको एग्जाम के पहले कवर करवा दिया, ऐसे बस आपको सारा करवा दूंगी, बस आपका समर्थन, आपका सपोर्ट बना रहेगा, तभी ये काम हो पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ से मेरे लिए भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग के ओपिनियन देखना चाहती हूँ कि आप लोग जैसा रिप्लाई करें उस तरीके से मैं आपको सारे रिविजन इस तरह से करवा दूंगी। क्वेश्चंस आपको करवा ही रही हैं 2022 के, तो आप लोग टाइम पर डेली आइए। आपकी क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चल रही है। बिल्कुल भी अपडेटेड रहिए ताकि दिक्कत ना हो, आपसे कोई कुछ भी मिस ना होने पाए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई क्लास में, नई बातें करें। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया लाइक कर दें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय।